दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम सतीश बौद्ध है और आज आपके बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूं। आज का टॉपिक रहेगा नोटबंदी एक खराब नीति। 8 नवंबर 2016 को रात्रि 8 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नोटबंदी की घोषणा कर दी गई, जिससे पूरा भारत बेचैन हो गया। लेकिन भाजपा का जो नेतृत्व है और मीडिया है, इनके द्वारा बताया गया कि भ्रष्टाचार और काले धन को खत्म करने के लिए है, आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म करने के लिए है, भारत को डिजिटल करने के लिए है, कैशलेस जो व्यवस्था स्थापित करने के लिए है। तो ये सारी बातें जो आने आने लगी टीवी पर। लेकिन हुआ क्या, इसकी वजह से मौद्रिक नरसंहार की जो ये नीति थी, इसको टीवी वाले और बीजेपी वाले ये एक मास्टर स्ट्रोक बताने लगे। सतह पर तो ठीक लग रहा था नोटबंदी का कि हाँ भाई उद्देश्य अच्छे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बता रही थी। इस सरकारी लापरवाही के कारण आम नागरिकों को रात रात भर बैंकों और खाली पड़े एटीएमओ के पीछे लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ा। नकदी की भारी समस्या हो गई, जिसका उन्हें सामना करना पड़ा। देश भर में अराजकता फैल गई और दैनिक जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया, जिससे 100 से अधिक आम लोगों की मौत हो गई। इस दौरान लाइन में खड़े खड़े दावा यह किया गया कि नोटबंदी के कारण नकली नोट रद्दी हो जाएंगे। लेकिन नोटबंदी के कुछ दिन बाद ही 2000 के नोट जो निकाले गए थे, उन 2000 के नोटों की नकली तस्वीरें मीडिया पर आने लगी और जून 2017 तक 11 करोड़ से अधिक नकली नोट 2000 रुपए के पकड़े गए। मतलब यह हुआ, बीजेपी के लोग कह रहे थे कि 500 और 1000 के जो नोट है, क्योंकि बड़े नोट हैं, इस वजह से नकली नोट या काला धन इकट्ठा हो रहा है, नकली नोट छापे जा रहे हैं। बाबत इसके बंद करने के बाद उन्होंने 2000 रुपए के नोट जारी कर दिए। जब 2000 के नोट जारी हुए तो मतलब आपको जानकर हैरानी होगी कि जून 2017 तक ही 11 करोड़ रुपए के नकली नोट पकड़े गए, 2000 रुपए वाले, 2000 का जो नोट था। तो इससे यह साबित हो गया कि जो नकली नोटों पर नोटबंदी का कोई असर हुआ ही नहीं। फिर कहा गया कि आतंकवादियों को जो फीडिंग हो रही थी, उसको वो खत्म हो जाएगी पूरी तरह, अब आतंकवाद पर लगाम लग जाएगी। लेकिन हुआ ये कि नोटबंदी के कुछ दिन बाद ही 19 नवंबर को आसाम में आतंकवादियों ने हमारी सेना पर हमला कर दिया। 22 नवंबर को कश्मीर में जो है एक हमला हुआ और 29 नवंबर को नगरोटा में एक और बड़ा हमला हुआ, जिससे देश के 7 जवान मारे गए। मतलब यह हुआ, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो बीजेपी वाले लोग हैं, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि नोटबंदी से नकली धन, काला धन समाप्त हो जाएगा, परिणाम यह हुआ 2000 का नोट छापा, उल्टा काला धन बढ़ गया, नकली नोट सामने आए। वो ये कह रहे थे आतंकवाद पे लगाम लगेगी, उल्टा यह हुआ कि आतंकवादी गतिविधियां और बढ़ती चली गई। ऐसे में करीब 2 साल की मेहनत के बाद जब रिजर्व बैंक ने नोटों की गिनती पूरी की, 2 साल लगे, तो पता चला कि बंद किए गए नोटों का 99.3% हिस्सा बैंकों में वापस आ गया। ध्यान से सुनना, जितने नोट बंद किए गए थे, तो ये कह के किए गए थे कि इससे ये जो नोट बंद हुए हैं, ये चूंकि नकली नोट हो सकते हैं, काला धन हो सकता है, तो ये वापस नहीं आएगा। मतलब समस्या ये थी कि कम आएगा वापस। लेकिन जानकर हैरानी होगी, 99.3% उस बंद किए गए नोटों का हिस्सा वापस बैंक में आ गया। यह बात खूब प्रचारित की गई कि हमारे देश में मौजूद नकदी का करीब 30% हिस्सा काला धन है, ऐसा बता रहे थे बीजेपी वाले लोग। जब एसबीआई ने नोटबंदी के 1 महीने बाद दिसंबर 2016 में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 15.4 लाख करोड़ रुपए में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए बैंक में वापस नहीं आएंगे। यह किसने कहा? एसबीआई ने। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, 99% से ज्यादा पैसा वापस आ गया। तो अब इसके 2 कारण समझ में आते हैं। पहला,
या तो लोगों के पास उतना काला धन था ही नहीं जितना सरकार उम्मीद कर रही थी, या फिर दूसरा यह है कि लोगों ने पैसा जमा करने और अपने काले धन को सफेद करने के लिए नए नए तरीके निकाल लिए। मतलब यह हुआ, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो नोटबंदी की गई थी, लोगों ने भ्रष्टाचार के नए तरीके खोजे और अपने काले धन को सफेद कर दिया। तो हुआ यूं कि बंद किए गए नोटों का जो मूल्य था वो 15.44 लाख करोड़ रुपए था और 15.31 लाख करोड़ रुपए की मुद्रा बैंक में वापस आ गई। इसीलिए असफलता की शर्मिंदगी से बचने के लिए शेष 16,000 करोड़ के को जो नहीं आया पैसा, उसे काला धन बता दिया। किसने बता दिया? बीजेपी की सरकार ने। लेकिन इस कथन की सच्चाई यह है कि इसमें से बहुत सारा पैसा काला धन नहीं है। जैसे कि नेपाल और भूटान में 3,300 करोड़ रुपए रखे हुए हैं जिन्हें भारत सरकार वापस नहीं ले पा रही है, और उतनी ही बड़ी रकम वह है जो पूरी तरह से वापस नहीं आ पाई है। यह रकम दुनिया भर में फैले हमारे प्रवासी भारतीयों के पास रखी हुई है और वह भी वापस नहीं आई। तो कुल मिलाकर काले धन पर तथा कथित सर्जिकल स्ट्राइक 0.01% भी काला धन नहीं आया। तो फिर क्या सोच के सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया कि नोटबंदी करने से काला धन समाप्त हो जाएगा? तो मूर्खतापूर्ण निर्णय था। नोटबंदी के जो मनमाने फैसले ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर से उतार दिया। व्यापारियों और छोटे उद्यमियों को भारी नुकसान हुआ। उन्हें ना सिर्फ अनिश्चितता में डुबो दिया गया, बल्कि लाखों लोगों के लिए दर्द और बेरोजगारी की सुनामी भी ले आया यह फैसला। गौरतलब है कि इसकी आलोचना करने वाले पढ़े लिखे नेताओं और अर्थशास्त्रियों की राय पर गौर करने की बजाय प्रधानमंत्री मोदी उनका मजाक बना रहे थे। पूर्व प्रधानमंत्री और विश्व विख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नोटबंदी को संगठित लूट का नाम दिया। चुनिंदा लीक और इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोपों के बीच अगर नोटबंदी लागू करने से किसी को फायदा हुआ तो वह थी भाजपा और भाजपा के सहयोगी, जैसे 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 अडानी और अंबानी जैसे लोग। नोटबंदी के जो 2015 और 16 और 16 और 17 के दौरान भारत में भाजपा की जो आय थी वो 81.18% बढ़ गई। मतलब जो 570.86 करोड़ थी वो बढ़कर के 1,034.27 करोड़ रुपए हो गई। यह दिल्ली स्थित एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिपोर्ट्स एडीआर ने बताया। देश भर में राजनीतिक दलों द्वारा दाखिल आयकर रिटर्न के आधार पर यह डाटा इकट्ठा किया गया था। अब सवाल यह है कि काले धन के खिलाफ युद्ध जिनका हवाला प्रधानमंत्री ने दिया, विमुद्रीकरण पर उनका तुगलकी फरमान जारी जब कर दिया गया तो भाजपा को भारी मात्रा में धन इकट्ठा करने की अनुमति कैसे मिली? इसके पास सफेद धन कहां से आया और उसका प्रमाण पत्र भी नहीं है। तो गंभीर समस्या यह है कि नोटबंदी असल में केवल और केवल एक राजनीतिक स्टंट था। बीजेपी की आर्थिक स्थिति को बेहतर करना, और उसी दौरान 17 में चुनाव होने वाले थे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल या अन्य राजनीतिक दल जो विपक्ष में थे, उन राजनीतिक दलों के, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए कैश की आवश्यकता होती है, उन राजनीतिक दलों की आर्थिक रीढ़ की हड्डी टूट जाए, इस वजह से इन्होंने मुख्य रूप से ये नोटबंदी का फरमान जारी किया। और हुआ भी ऐसा ही। वो लोग उतनी बेहतर तरीके से चुनाव नहीं लड़ पाए क्योंकि उनके पास धन का अभाव था, लेकिन बीजेपी के पास तो अथाह दौलत थी। तो ऐसे में बीजेपी की स्थिति यह हुई कि 81.18% उसकी आय बढ़ गई। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो मैं मैसेज आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं वो जरूर पहुंचा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध
अपनी बात को यहीं विराम देता हूं और आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। जिंदगी ने दोबारा मौका दिया तो फिर आऊंगा, तब तक के लिए जय भीम।